बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। आज व्यूअर्स की पसंद पर हम लाए हैं ये बायोग्राफी। एक ऐसी लड़की जिसका मन था फिल्मों में काम करने का, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने आते ही सबके दिलों को जीत लिया, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने फिल्में तो कम की पर आज तक लोग याद रखते हैं। शी इज नन अदर देन दिलों को जीतने वाली दिव्या भारती। दिव्या भारती का जन्म हुआ था 25 फरवरी सन 1974 को। जगह थी मुंबई और मुंबई का इलाका जुहू। इनके पिताजी का नाम ओम प्रकाश भारती और इनके माताजी का नाम मीता भारती था। इनके एक छोटा भाई भी था कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम, जो कि इनके पिताजी की पहली पत्नी की संतान थी। दिव्या भारती बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी और उनका लुक बिल्कुल डॉल जैसा दिखता था। इसको लेकर एक किस्सा भी बताती थी उनकी माँ। एक बार उनकी मदर कार से कहीं जाने वाली थी और उन्होंने दिव्या को कार की सीट पर खड़ा कर दिया और खुद डिग्गी में सामान रखने लगी। तो किसी ने पीछे से आकर पूछा, मीता जी, ये आपने डॉल कहाँ से खरीदी है? माँ ने कहा, ये डॉल नहीं है, ये मेरी बेटी दिव्या है। इसी से पता चल जाता है कि वो बचपन से ही कितनी खूबसूरत थी। पढ़ाई में दिव्या भारती बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमेशा सोचती थी कैसे भी इस झंझट से छुटकारा मिले, और जब फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो कहने लगी फिल्मों में काम करने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दिव्या को 3 भाषाएं परफेक्ट आती थी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। दिव्या की पढ़ाई लिखाई हुई थी माणिक जी कूपर हाई स्कूल जुहू मुंबई में। और पढ़ाई के साथ साथ अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो सिर्फ 2-2.5 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी थी कि जो दुनिया को भुलाए नहीं भूलती। दिव्या भारती अपने जीवन में सबसे पहली बार अगर किसी एक्टर से मिली थी तो बचपन में इनकी मुलाकात इनके पिताजी ने करवाई थी, और वो करवाई थी बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब से। अमिताभ बच्चन से मिलकर बहुत खुश हुई थी और हाथ भी नहीं धोने का सोचा था पर गलती से हाथ धो दिया था और काफ़ी हंसी भी थी इस बात पर। और अगर किसी एक्टर को पसंद करने की बात हम करें तो हालांकि सभी पसंद थे उन्हें बचपन में, पर जितेंद्र की बहुत बड़ी दीवानी थी। हिम्मत वाला फिल्म में जब जितेंद्र को देखा था तब मन में ख्याल था कि काश मैं भी इस हीरो के साथ काम कर पाऊँ, इनकी एक्ट्रेस बन पाऊँ। पर बाद में जब वो बड़ी हुई और एक्ट्रेस बनी तब तक जितेंद्र पिता के रोल निभाने लगे थे और दिव्या भारती ने कहा कि ये मेरा सपना अधूरा ही रह गया। जब 9वीं क्लास में आई तब आते ही उनको फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने देखा और देखते ही उनके बबली अंदाज और डॉल टाइप लुक के वो दीवाने हो गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस लड़की को एक फिल्म ऑफर की जाएगी और वो साल था 1988। निर्माता नंदू तोलानी ने गुनाहों का देवता फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट साइन करने के लिए दिव्या भारती को अप्रोच किया। दिव्या इस बात से बहुत खुश हो गई। दिव्या को पढ़ाई छोड़ने का बहाना मिलने वाला था, पर इसी बीच इनके पिताजी ने कहा, देखिए नंदू जी, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसलिए वो इस वक्त तो किसी फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। और इसी कारण फिर ये फिल्म संगीता बिजलानी को मिल गई और फिर दूसरी फिल्म की बात चल पड़ी। वो भी कमाल की बात रही। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार एक बार किसी वीडियो लाइब्रेरी में गए तो वहां पर उन्होंने दिव्या भारती को देख लिया। देखते ही वो उनके दीवाने हो गए। उन्होंने दिव्या भारती को फिल्म में लेने का डिसाइड कर लिया, जो कि वो फिल्म बना रहे थे राधा का संगम। और उस राधा के लिए उन्होंने ढेरों ऑडिशंस किए थे, पर कहीं कोई राधा सेट नहीं हो रही थी। और राधा मिली तो एक वीडियो लाइब्रेरी में विदाउट ऑडिशन। उन्होंने उसी वक्त दिव्या को राधा नाम से पुकारना शुरू कर दिया। राधा तेरे बिना तेरा शाम है। दिलीप शंकर से जाकर उन्होंने मुलाकात की और कहा, मैंने एक लड़की को सेलेक्ट किया है और वो हूबहू हमारी राधा लगती है। दिव्या भारती इस फिल्म में एंटर हो गई। राधा का संगम फिल्म साइन कर ली गई। कुछ महीनों तक डांसिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को। लेकिन दिव्या भारती की जगह फिल्म में जूही चावला को ले लिया गया। इसके पीछे कयास ये लगाए गए, अलग अलग मैगजीन्स ने लिखा। एक मैगजीन ने लिखा कि दिव्या भारती अभी मैच्योर नहीं है,
उनकी डांसिंग और एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ किसी मैगजीन ने लिखा कि उनका गोविंदा के साथ अफेयर है और कीर्ति कुमार को ये पसंद नहीं और कीर्ति कुमार उनके लिए पॉसेसिव हैं। तीसरी मैगजीन ने ये लिख डाला कि इस फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा थे, वो फिल्म को छोड़कर चले गए और ऐसे में कीर्ति कुमार फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और कीर्ति कुमार नहीं चाहते कि वो किसी न्यू कमर के साथ अपना टाइम वेस्ट करे। बहरहाल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इनकी ये दूसरी फिल्म भी इनके हाथ से निकल गई। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अच्छा भी रहा, क्योंकि बाद में कई कलाकारों को उस फिल्म से पेमेंट ही नहीं मिला, क्योंकि 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म राधा का संगम एक सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई और गोविंदा काफी पैसों के नुकसान में फंस गए थे। आखिरकार भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, वरना दिव्या भारती की पहली फिल्म शायद सुपर फ्लॉप ही होती। ऐसे ही आमिर खान के साथ आतंकी आतंक और सुभाष घई की फिल्म सौदागर भी वो फिल्में रहीं जिनमें दिव्या भारती एंटर हुई लेकिन काम नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता, जो जब लिखा होता है तभी होता है। और किस्मत में जब लिखा हो साउथ की फिल्मों से पदार्पण करना, तो हिंदी की फिल्में कहां से मिल जाती। 1989 में तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था बोबली राजा। इस फिल्म के लिए उन्होंने हीरोइन के तौर पर दिव्या भारती को चुन लिया और दिव्या भारती पहली बार 16 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई और लोगों के दिलों पर छा गई। तेलुगु फिल्मों के व्यूअर्स ने उन्हें बहुत पसंद किया और इस तेलुगु फिल्म में दिव्या भारती का नाम था रानी और रानी बनकर दिलों पर छा गई दिव्या भारती। 3.5 करोड़ टिकट्स इस फिल्म के बिके थे। 1990 में ही दिव्या भारती की एक और फिल्म आई थी, लेकिन वो तमिल फिल्म थी, नीला पेनाए। ये फिल्म रिलीज हुई लेकिन अच्छी नहीं चल पाई। इसमें इनके साथ हीरो थे आनंद। और फिर अगले ही साल 1991 की शुरुआत में दिव्या ने एक के बाद एक 2 फिल्मों में काम किया। दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही। पहली राउडी अलूडू जो चिरंजीवी के साथ की और दूसरी फिल्म थी असेंबली राउडी जो मोहन बाबू के साथ इन्होंने की थी। इन फिल्मों के साथ ही दिव्या भारती का नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस में लिया जाने लगा। 1991 वो साल था साउथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनकी तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या भारती का डंका बजने लगा। साउथ की फिल्मों का आलम तो ये था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से इनके घर के चक्कर लगाने लगे और कहने लगे हमारी फिल्म में काम करो, हमारी में काम करो। पर ये हमेशा कहती थी कि कल बात करते हैं ना, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर आया साल सन 1992, वो साल जो दिव्या भारती को एक साथ 10 फिल्में देकर गया। 1992 में पहली साउथ फिल्म आई थी नंदामुरी बालकृष्णा के साथ, एक्शन ड्रामा फिल्म धर्म क्षेत्र। इस फिल्म के साथ ही हिंदी फिल्मों की तरफ भी इन्होंने रुख करना शुरू किया। बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स ने दिव्या भारती को अप्रोच करना पहले से ही शुरू कर दिया था और इसी साल 1992 में उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई, राजीव राय की वो फिल्म जो कि आज भी जानी मानी फिल्म कही जाती है, जिसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे नजर आए थे। त्रिदेव की तर्ज पर ही इस फिल्म को बनाया गया था। नाम था विश्वात्मा। इस फिल्म के सारे गाने बड़े सुपर हिट रहे, जिनमें एक गाना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना तो इतना हिट हुआ कि आज भी दिव्या भारती को याद करने वाला गाना होता है, क्योंकि दिव्या भारती डांस करते हुए और गाना गाते हुए नजर आती हैं और दिव्या भारती इसी गाने के साथ लाइमलाइट में आ गई। 1992 में ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने भी दिव्या भारती को स्वीकार लिया और इसी साल 1992 में अगली फिल्म थी शोला और शबनम। डेविड धवल ने ये फिल्म बनाई गोविंदा और दिव्या भारती की जोड़ी के साथ। पहले इस फिल्म में जूही चावला आने वाली थीं, लेकिन दिव्या भारती को चुना गोविंदा ने और ये फिल्म इतनी पॉपुलर रही कि आगे चलकर गोविंदा की बेस्ट फिल्मों में से एक गिनी जाती हैं। हालांकि दिव्या भारती का रोल इसमें ज्यादा नहीं था, गोविंदा पर ही सेंट्रलाइज ये फिल्म थी, लेकिन दिव्या भारती को नोटिस किया गया। गोविंदा ने तो स्क्रीन पर खुद अपने आप की प्लेबैक सिंगिंग भी कर ली थी और दिव्या भारती के लिए गाना गाया। गोरी गोरे बाकी छोरे शर्मिली और नखरे वाली। गौरतलब है कि ये वो फिल्म रही जिसमें दिव्या भारती का नाम दिव्या ही था
और दिव्या भारती ने इस फिल्म में ऐसा अभिनय किया कि ये उनकी बेस्ट हिंदी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई। पहली बार ऑटोग्राफ देने का भी कमाल का किस्सा है। पहली बार ही इन्होंने ऑटोग्राफ दिया था एक 10 साल की लड़की को, और उस वक्त ये खुद थी 14 साल की। वो लड़की जब आई और उसे ऑटोग्राफ दिया, उसके बाद में दिव्या भारती ने कुछ सोचा ही नहीं, और इसी बीच इनकी माँ ने कहा, अरे बेटा उसका नाम तो पूछो, वो लड़की कौन है, उसका नाम लिखो फिर ऑटोग्राफ दो। इस बात को लेकर दिव्या भारती हमेशा हंसती रही, क्योंकि जब उस लड़की से उन्होंने नाम पूछा था तब उस लड़की ने नाम ही नहीं बताया। लेकिन अभी भी वो स्टारडम वाली बात आनी बाकी थी। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुना गया, लेकिन माधुरी दीक्षित को बेटा फिल्म के लिए उस साल ये अवार्ड दिया गया और दिव्या भारती को ये अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन असल अवार्ड तो इनके दर्शकों ने दिलों से दे दिया था कि दिव्या भारती यू आर नंबर 1। शोला और शबनम के सेट पर ही दिव्या भारती की पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत भी हुई। यंग निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से उस फिल्म के सेट पर मिलने आए थे और वहां पर उनकी नजर दिव्या भारती पर पड़ी। देखते ही पहली नजर में पहला प्यार हो गया और उन्होंने दिव्या भारती को प्रपोज भी कर दिया। दिव्या भारती देखती रह गई और उन्होंने भी हाँ कर दिया, लेकिन शायद दिव्या भारती की फैमिली को ये मंजूर नहीं होता। ये सोचकर दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने तुलसी बिल्डिंग रेजिडेंस यानी साजिद नाडियाडवाला के घर पर 10 मई सन 1992 को एक प्राइवेट सेरेमनी की और कुछ दोस्तों के सामने साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती से शादी कर ली। इस निकाह के बाद इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया दिव्या भारती ने और नाम बदल दिया गया साना नाडियाडवाला। इनकी फिल्मों पर कोई असर ना हो इसीलिए ये नाम बदला गया। फैमिली इशू के कारण शादी को भी सीक्रेट रखा गया, लेकिन थोड़े ही दिनों में रिवील कर दिया गया। जब शादी हुई थी उस वक्त तक 20 फिल्में साइन कर चुकी थी दिव्या भारती, जिसमें साउथ और हिंदी की फिल्में थीं। 1992 में ही अगली इनकी फिल्म थी लॉरेंस डिसूजा की दिल का क्या कसूर। ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चल पाई थी, लेकिन इसके गाने खूब चले थे। इससे पहले जितनी भी फिल्में थीं उनमें कुछ गाने थे या फिर 2-4 सीन हुआ करते थे, लेकिन इस बारी पूरी फिल्म दिव्या भारती के नाम रही। लेकिन फिल्म जब फ्लॉप रही तो इससे दिव्या भारती बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें लगा कि फिल्म सिर्फ मुझ पर केंद्रित थी इसीलिए फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, पर मैं औंधे मुंह गिर चुकी हूँ। मुझे फिर से वापस हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं पॉजिटिव हूँ और श्योर हूँ कि एक ना एक दिन सफलता जरूर मेरे कदम चूमेगी। दिव्या भारती बहुत एम्बिशियस थी। उनका एक एम था कि मुझे टॉप पर पहुंचना है, लेकिन उस बीच खुददार भी थी। वो कहती थी कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए, अपने बूते पर ही पहुंचूंगी। मुझे किसी की पोजीशन नहीं लेनी है, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। और ऐसा हुआ भी। आ गई वो फिल्म जिसका दिव्या भारती को इंतजार था। दिव्या भारती को स्टारडम दिलाने वाली फिल्म आ गई। उनके करियर की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म साबित हुई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर मिला। दिव्या ने हिंदी सिनेमा के स्टीरियोटाइप एक्ट्रेस की इमेज को तोड़कर रख दिया और एक जबरदस्त सफल अभिनेत्री साबित हुई। फिल्म थी 1992 की दीवाना, जिसमें शाहरुख खान और ऋषि कपूर इनके साथ नजर आए, लेकिन दिव्या भारती का रोल बेहद उम्दा रहा। किंग खान शाहरुख खान की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म में इनका रोल ज्यादा नहीं था, इनसे ज्यादा रोल तो दिव्या भारती का था। दीवाना फिल्म की दीवानगी ऐसी दिखाई दी कि लोग दिव्या भारती के डाई हार्ड फैन बन गए। हर गली से यही गाना गूंजता था। इसी साल दिव्या भारती ने शाहरुख खान के साथ एक और फिल्म की थी। फिल्म का नाम था दिल आशना है, जो कि हेमा मालिनी क्रिएशंस बैनर की फिल्म थी। दिल आशना फिल्म अच्छी नहीं चल पाई, लेकिन इसमें जोड़ी शाहरुख खान और दिव्या भारती की कमाल बनी। यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि फिल्म में जितेंद्र मिथुन, डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह और बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन लीड रोल था दिव्या भारती का। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था हेमा मालिनी ने और इस फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा मालिनी एक अच्छी डायरेक्टर नहीं है। 1992 में 4 फिल्में और आईं, जिसमें एक फिल्म थी जान से प्यारा, जिसमें इनकी जोड़ी गोविंदा के साथ नजर आई।
और अगली फिल्म थी गीत, जिसमें ये अविनाश वाधवन के साथ नजर आई थी। गीत एक सुपर फ्लॉप फिल्म रही। प्रोड्यूसर नीलिमा ने इसका कारण दिव्या भारती को बताया और कहा कि दिव्या समय पर नहीं आती थी। दूसरी तरफ दिव्या भारती ने ये बताया था कि नीलिमा ने उनसे फीस को कम करने के लिए कहा था और मैंने तो अपनी पूरी मेहनत के साथ फिल्म में एक्टिंग की है। अगर कोई कहानी ही अच्छी ना हो, प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो, तो फिल्म कैसे हिट हो सकती है। उनसे जब पूछा जाता है कि किसी के साथ नाम जोड़ा गया तो आप क्या करेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी, उन्होंने कहा ये तो फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर है। यहाँ पर कोई सक्सेसफुल होता है तो नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता है। अगर आगे बढ़ना है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो, और मैं ऐसा ही करूँगी। और अब अगली फिल्म की बात करें तो सन 1992 में दुश्मन जमाना इनकी फिल्म आई थी अरमान कोहली के साथ। ये फिल्म तो आते ही दिक्कतों से घिर गई थी। दिव्या पर अरमान के साथ अफेयर्स के झूठे किस्से उड़ाए गए। दिव्या इस बात से नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था अरमान कोहली तो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनसे अफेयर मैं कर ही कैसे सकती हूँ, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि उसके बाद में खबर फैलाने वाला शख्स सामने आया और उसने कहा ये सब मैंने पब्लिसिटी के लिए किया था, ऐसा किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए। 1992 में अगली फिल्म थी इनकी सुनील शेट्टी के साथ। सुनील शेट्टी की ये डेब्यू फिल्म थी। इसी फिल्म से सुनील शेट्टी ने शुरुआत की थी। फिल्म का नाम था बलवान। इस फिल्म में दिव्या भारती उनके अपोजिट नजर आई और सुनील शेट्टी की ये फिल्म हिट फिल्म साबित हुई। 1992 का ये साल इतनी सारी फिल्में देकर गया और अगला साल जब 1993 आया तब इनकी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहला नाम है जेपी दत्ता की फिल्म क्षत्रिय, जिसमें ये संजय दत्त की गर्लफ्रेंड बनकर नजर आई थी। ये वो फिल्म थी जो दिव्या भारती के जीते जी रिलीज हुई थी। दिव्या भारती की खासियत ये भी थी कि वो नहीं चाहती थी कि अपने साउथ के फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और दर्शकों को नाराज करे, इसलिए वो हमेशा कहती थी कि मैं हर साल एक साउथ की फिल्म जरूर करूंगी और उन्होंने ऐसा किया भी। 1992 में मोहन बाबू के साथ उनकी एक साउथ फिल्म रिलीज हुई थी, चितम्मा मोगुडू। दिव्या भारती को साउथ इंडियन लैंग्वेज तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी एक्टिंग पर डबिंग की जाती थी। 2 ही साल में 12 हिंदी और 12 तेलुगु फिल्में देकर दिव्या भारती ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। शो कर दिया कि मुझ जैसा कोई नहीं है। करियर का ग्राफ स्पीड से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही नंबर 1 हीरोइन बनने का सपना भी साकार होने वाला था, पर किस्मत में ज्यादा लाइफ अगर भगवान ने ना दी हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आई वो तारीख जिसे हम मनहूस तारीख कहेंगे, जो दिव्या भारती को हमसे इतना दूर ले गई कि वो वापस कभी नहीं आ सकती। वो तारीख थी 5 अप्रैल सन 1993। उससे एक दिन पहले हुआ ये था कि 4 अप्रैल को मद्रास से शूटिंग करके लौटी थी दिव्या भारती। 5 अप्रैल को दिव्या को मुंबई से बाहर आउटडोर शूटिंग पर जाना था, लेकिन किस्मत ने उन्हें वहीं रोक लिया। उन्होंने 5 अप्रैल वाली आउटडोर शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट किया कि एक दिन के लिए शूटिंग पोस्टपोन कर दी जाए। एक दिन के लिए वो मुंबई में रुकना चाहती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको अपने माता पिता के लिए नेपच्यून अपार्टमेंट में एक 4 BHK के फ्लैट को फाइनल करने जाना है और ये खुशियां अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करनी है। प्रोड्यूसर मान गए और दिव्या भारती को एक दिन की मोहलत मिल गई। दिव्या भारती उस दिन बहुत खुश थी। उन्होंने 4 BHK फ्लैट की डील फाइनल की और शाम को अपने पति के घर यानी तुलसी रेजिडेंसी वर्सोवा में पहुंच गई। साजिद के साथ उस वक्त कुछ दोस्त थे, जिनमें नीता लुल्ला और उनके पति भी वहां मौजूद थे। साजिद उस वक्त किसी काम से बाहर जाना चाह रहे थे और उन्होंने दिव्या भारती को बाय बाय कहा और निकल गए। घर में नीता लुल्ला, उनके पति और इनकी जो बचपन से साथ में रही नौकरानी अमृता भी थी। अमृता खाना बनाने चली गई और दिव्या भारती नीता और उनके पति के साथ में बातें करने लगी। बातें करते करते ड्रिंक्स का दौर शुरू हो गया। दिव्या भारती को अपने घर में लिविंग रूम की खिड़की बहुत ज्यादा पसंद आती थी। वो वहां पर अक्सर बैठती थी और बाहर की हवा का आनंद लेती थी। शराब का सुरूर जब हल्का हल्का चढ़ने लगा तो वो उठकर उस खिड़की पर जाकर बैठ गई और किचन में काम कर रही अमृता से बातें करने लगी। दूसरी तरफ नीता लुल्ला और उनके पति दोनों ही टीवी देख रहे थे, ऐसा पुलिस ने रिपोर्ट में बताया था। दिव्या भारती बैठे बैठे लिविंग रूम की तरफ भी देख रही थी, बातें भी कर रही थी, बाहर भी देख रही थी। इसी बीच उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा 5वें फ्लोर से तेजी के साथ नीचे गिर गए। सब लोग
घबरा गए। नीचे आकर देखा तो दिव्या भारती तड़प रही थी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तड़पती हुई दिव्या भारती को हाथों हाथ एम्बुलेंस में बिठाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर पहुंचते ही डॉक्टर्स ने चेक किया और कहा शी इज नो मोर। कुछ ही सेकंड्स में जिंदगी बदल गई। कहाँ तो वो फ्लैट की डील करके आई थी, खुश थी, लेकिन अब वो नहीं है। जांच पड़ताल के बाद उनके माँ बाप को उनकी बॉडी सौंप दी गई। साजिद और उनके माता पिता के साथ पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 7 अप्रैल वो तारीख थी जब विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस दिन दिव्या भारती को दुल्हन की तरह सजाया गया और अंतिम विदाई दी गई। और अंतिम संस्कार के वक्त एक खास वीडियो बनाया गया। ये वीडियो था शोला और शबनम के उस गाने का जिस गाने के बोल थे तू पागल प्रेमी आवारा। इस गाने में दिव्या भारती जंगल में खो जाती हैं और गोविंदा बेतहाशा दिव्या दिव्या पुकारते हुए उन्हें ढूंढने लगते हैं। इसी गाने के कुछ सीन निकालकर इनकी बिल्डिंग से गिरने का एक सीन बनाया गया। दिव्या दिव्या दिव्या। जब दामिनी और प्लेटफॉर्म फिल्म की वीडियो कैसेट्स रिलीज हुई थी, तब खास तौर पर यह वीडियो उनमें ऐड किया गया था ताकि सभी लोग दिव्या भारती को याद कर सकें। लौट के ना आऊंगी, लौट के ना आऊंगी। आखिरकार महज 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद में मौत को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग कयास लगाना शुरू कर दिया। किसी ने उनको मारा गया है ऐसा कहा, किसी ने साजिद पर सवाल उठाए, पर साजिद तो घर पर थे ही नहीं। पुलिस ने सारे आरोप झूठे बताए और साजिद को क्लीन चिट दे दी। गौरतलब ये भी है कि उनकी जो मेड थी, जो बचपन से उनके साथ थी, अमृता, वो उस वक्त फ्लैट में ही थी जब दिव्या भारती गिरी। इस सिचुएशन को देखकर वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और 1 महीने बाद अमृता की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। आखिरकार दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद सन 1998 में उनकी केस फाइल पुलिस ने बंद कर दी और मौत का कारण अचानक गिर जाने से बताया गया। कई सवाल अधूरे रह गए, पर उनकी मां हमेशा कहती रही ये सभी सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो जिसके नसीब में होता है वही हुआ दिव्या भारती के साथ। मुझे तो कुछ भी नहीं जानना। और ऐसा कहते हुए सन 2018 में उनकी माता मीता जी की भी डेथ हो गई। दिव्या भारती अपनी कई फिल्मों को अधूरा छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। इनमें एक फिल्म थी लाडला। लाडला वो फिल्म थी जो दिव्या भारती आधी कर चुकी थी, पर दिव्या के चले जाने के बाद श्रीदेवी को इस फिल्म में लिया गया और दिव्या भारती के सारे सीन श्रीदेवी पर रीशूट किए गए। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो उनकी जगह दूसरे 5 मजदूरों से ओवरटाइम क्यों नहीं करवाया? तुम लोग ये मत भूलो, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। श्रीदेवी और दिव्या भारती को हूबहू एक सी शक्ल का कहा जाता है और इनकी मुलाकात भी पहली बार कमाल की रही। और जब किसी ने श्रीदेवी के जैसा दिखती हो ऐसा कह दिया तो दिव्या भारती ने कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से लिया और कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे को आप श्रीदेवी जैसा कह रहे हैं। हालांकि श्रीदेवी बहुत खूबसूरत हैं और मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ और वो भी एयरपोर्ट पे हाय हेलो हुई थी। और अगर उनकी खूबसूरती की बात करूँ तो मैं कहीं भी नहीं टिकती हूँ, क्योंकि मेरे तो पिंपल हैं और मेकअप से छिपा लेती हूँ, पर श्रीदेवी के टक्कर की मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसी सादगी थी दिव्या भारती की। कुछ और फिल्में थी जो दिव्या भारती करती करती रह गईं और उन्हें किसी और एक्ट्रेस ने निभाया। मोहरा फिल्म रवीना टंडन ने की, कर्तव्य जूही चावला ने, विजय पथ तब्बू ने, दिलवाले रवीना टंडन ने की और आंदोलन फिल्म ममता कुलकर्णी के नाम रही। इनकी मौत के बाद जो 2 फिल्में रिलीज हुई थी वो थी रंग और शतरंज। ये वो फिल्में थी जो कि दिव्या भारती पूरी करके गई थी और उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। एक इनकम्प्लीट फिल्म थी तेलुगु की थोली मुधु, जिसमें एक्ट्रेस रंभा को लिया गया। रंभा हूबहू दिव्या भारती की तरह दिखती थी, इसीलिए इस फिल्म में बॉडी डबल के रूप में उन्हें यूज किया गया और नाम फिल्म में दिव्या भारती ही रखा गया। एक और तेलुगु फिल्म थी अलारी प्रेमी कुडू। इस फिल्म को दिव्या भारती की जगह पूरी तरह से रंभा पर शूट किया गया। 2011 वो साल था जब बॉलीवुड लीजेंड देवानंद ने भी दिव्या भारती की याद में एक फिल्म बना दी।
दिव्या भारती के इस केस पर फिल्म बनी थी चार्ज शीट। उनसे जब पूछा जाता था कि फिल्में नहीं मिलती तो क्या करती, वो कहती अगर फिल्में नहीं मिलती तो मैं शायद कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, सोचा तो सिर्फ फिल्मों को ही सोचा। दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिनको भूल पाना बड़ा मुश्किल है। आज हमने जाना जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में। अगली बार हम फिर से मुलाकात करेंगे किसी और बायोग्राफी के साथ में। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ज़रूर बताते रहिए और शेयर लाइक करते रहिए। हमारा एक और चैनल है टाइनी मिनी फूड, अगर आप खाने के दीवाने हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत मिनिएचर वाले फूड की जहाँ बात होती है, वेजिटेरियन फूड की बात होती है, इंडियन फूड की बात होती है, तब आपको वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। ऊपर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें और टाइनी मिनी फूड को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। देखते रहिए पीवी का टीवी। नमस्कार।